नमस्कार मित्रों, आज हम लोग भारतीय काव्य चिंतन के अंतर्गत रीत संप्रदाय पर चर्चा करेंगे। पूर्व में हमने काव्य के विभिन्न संप्रदायों की चर्चा की है। काव्य संप्रदायों की, संप्रदाय से तात्पर्य विभिन्न प्रस्थान बिंदु, चिंतन के जो प्रस्थान बिंदु हैं, अंग्रेजी उसको स्कूल ऑफ थॉट्स कहते हैं, उस पर हमने चर्चा की थी। और उसके अंतर्गत विभिन्न संप्रदायों में अलंकार संप्रदाय और रस संप्रदाय पर हमने चर्चा की है। आज हम लोग रीत संप्रदाय पर चर्चा करेंगे। रीत शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आचार्य वामन ने 9वीं शताब्दी ने रीति सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में किया था। इन्होंने रीत शब्द को काव्य सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित किया। उन्होंने काव्यालंकार सूत्रवृत्ति में रीति को काव्य की आत्मा घोषित किया है। भारतीय साहित्य शास्त्र में यहीं से काव्य की आत्मा की चर्चा आरंभ हुई है। इसके पूर्व काव्य के अनिवार्य व्यावर्तक धर्म आदि का प्रयोग होता रहा है। वामन के अनुसार पदों की विशिष्ट रचना ही रीति है। विशिष्ट पद रचना रीति ही, लेकिन यह रीति जो है वह कैसे, उसकी विशिष्टता क्या है? विशेषो गुणात्मा, गुण की विशेषता उसमें रहती है। इस संदर्भ में गुण को परिभाषित करते हुए वामन ने कहा है कि काव्य में सौंदर्य का सृजन करने वाले तत्व को गुण कहते हैं। यहाँ यह उल्लेख कर दें कि रीति शब्द रींग धातु से निष्पन्न हुआ है। इस शब्द का व्युत्पत्ति लब्ध अर्थ है गमन प्रणाली, विभिन्न रीति पद्धति शैलियाँ। इस दृष्टि से मार्ग, पद्धति, प्रणाली आदि शब्दों का रीत के रूप में प्रयोग किया जाता रहा है। वामन के पूर्व भामह, दंडी आदि ने रीत के स्थान पर मार्ग शब्द आदि का प्रयोग किया है। विभिन्न प्रकार के शब्दों का प्रयोग उन्होंने रीत के लिए किया है। यह ठीक है कि वामन ने सर्वप्रथम रीत को काव्य की आत्मा मानकर रीत संप्रदाय के प्रवर्तक हुए हैं, लेकिन उसके पहले भी रीत की चर्चा होती रही है। आपकी सुविधा के लिए यहाँ हम बता दें कि रीत के अर्थ के में किन आचार्यों ने किन शब्दों का प्रयोग किया है। आचार्य वामन तो रीत का किया ही है। आचार्य कुंतक मार्ग शब्द का प्रयोग करते हैं, और आचार्य दंडी भी मार्ग शब्द का ही प्रयोग किया है। आचार्य मम्मट वृत्ति का प्रयोग करते हैं। आनंदवर्धन और आचार्य विश्वनाथ आदि पद संघटना की चर्चा करते हैं। राजशेखर वचन विन्यास क्रम आदि की चर्चा करते हैं। इस प्रकार विभिन्न आचार्यों ने रीति की चर्चा तो की है, लेकिन अपनी अपनी पद्धति से। उनकी रीति परक अवधारणाओं के समझने के पूर्व हम यहाँ विभिन्न आचार्यों की रीति विषयक चिंतक को भी समझ लें, ताकि वामन के रीति संप्रदाय का जो प्रतिस्थापन वामन ने किया उसको समझने में हमें सुविधा होगी। आदि आचार्य भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में रीत का प्रत्यक्ष वर्णन न करते हुए विभिन्न प्रदेशों में प्रचलित 4 वृत्तियों का उल्लेख किया है। वे हैं आवंती, दक्षिणात्य, अर्धमागधी, पांचाली। वृत्ति की परिभाषा उन्होंने इस प्रकार दी थी: पृथिव्यांग नाना वेश, वेश भाषाचार, वार्ता, ख्याप, खाप्यतीत प्रवृत्ति। ये जो प्रवृत्तियां हैं, नाना अर्थात जो पृथ्वी के नाना देशों के वेश, भाषा तथा आचार की वार्ता को व्यक्त करे, उसी का नाम प्रवृत्ति है। देखिए, वानभट्ट ने भी क्षेत्र भेद के आधार पर उन्होंने विभिन्न रीतियों की चर्चा की: उत्तरी, पश्चिमी, दक्षिणी और पूर्वी आदि प्रदेशों की विविध काव्य शैलियों की चर्चा करते हुए वामन ने कहा, श्लेष प्राय मुदीच्येषु प्रतीच्येष्वर्थ मात्रम अर्थ मात्र मतलब अर्थ गौरवम उत्प्रेक्षा दक्षिण्यायेषु गौड़ेश्वर क्षण आडंबरम। अक्षर आडंबर, क्षर आडंबरम हर्षचरित में वानभट्ट ने कहा है। अर्थात उत्तर के काव्य में श्लेष की, पश्चिम के काव्य में अर्थगौरव की, दक्षिण के काव्य में उत्प्रेक्षा की और गौड़ प्रदेश के काव्य में शब्दामनबव की प्रधानता है। आचार्य भामह ने काव्य के 2 शैलियों का उल्लेख किया है, वैदर्भ और गौड़।
इस प्रकार काव्य शब्द का प्रयोग उन्होंने रीत के अर्थ में किया है। वामन ने गुण और रीत का कोई मौलिक संबंध नहीं माना है। दंडी ने रीत के लिए मार्ग शब्द का प्रयोग करते हुए उनके अनुसार उनमें से वैदर्भ काव्य ही श्रेष्ठ है, जो श्लेष, प्रसाद आदि गुणों पर आश्रित है, आधारित है। गौड़ीय मार्ग में प्रायः इसका विपरीत भाव होता रहा है। बहुत से आचार्यों ने काव्य निर्माण की शैली के रूप में रीत को स्वीकार किया है, इसलिए रीत को मार्ग अथवा काव्य मार्ग भी कहा जाता है। इसका उल्लेख मैंने पहले किया है। रीत शब्द की उत्पत्ति बतलाते हुए आचार्य भोजराज सरस्वती कंठाभरण में कहते हैं कि वैदर्भादि कृतः पंथा काव्ये मार्ग इति स्मृतः रिंगातावीति धातोः सा व्युत्पन्ना रीति उच्यते। अर्थात जिस तरह शरीर में अंगों की संघटना विशेष से शरीर में सौंदर्य का आधान होता है, मतलब शरीर में अंगों की जो संगठन विशेष है उसके आधार पर जिस प्रकार शरीर में सौंदर्य का आधान होता है, उसी प्रकार पदों में निवेश के प्रकार के विशेष स्वरूप के द्वारा काव्य का आधान होता है। रीत के विषय में आचार्य कुंतक ने कहा है कि रीतियों को ही मार्ग कहा जाता है। उनके अनुसार तत्र संप्रति ये मार्गा कवि प्रस्थान हेतवः सुकुमारो विचित्रस्य मध्य मंच त्रयात्मकः वक्रोक्ति जीवितम में कुंतक का है, उसमें उन्होंने यह बात कहा है। इस प्रकार उन्होंने 3 मार्गों की चर्चा की है, सुकुमार मार्ग, विचित्र मार्ग और मध्य मार्ग। ऊपर हम उल्लेख कर चुके हैं कि रीति प्रवर्तक आचार्य वामन के अनुसार विशिष्ट पद रचना रीति है और गुण उसके विशिष्ट आत्मरूप धर्म है। गुणात्मकता से उसका अभिप्राय ओज, प्रसाद, माधुर्य आदि गुणों से उन्होंने किया है। आचार्य वामन ने गुणों को विशेष महत्व दिया है। उनके अनुसार गुण काव्य के नित्य धर्म है, जिनकी अनुपस्थिति में काव्य का अस्तित्व असंभव है। गुणों को काव्य का शोभाकारक धर्म मानते हुए वामन ने कहा है, काव्य शोभायाः कर्तारो धर्मा गुणाः तदतिशय हेतु वत्सलंकाराः। अर्थात गुण काव्य के शोभाकारक धर्म है और उस शोभा को अतिशय करने वाला अलंकार होता है, उसे बढ़ाने वाला अलंकार होता है। आचार्य वामन के अनुसार गुण 2 प्रकार के होते हैं, शब्दगत और अर्थगत। इनमें से प्रत्येक के अंतर्गत उन्होंने 10-10 गुण की चर्चा की है। हम यदि उसका नाम लेना चाहें तो आप ओज गुण हो गया, प्रसाद, श्लेष, समता, समाधि, माधुर्य, सुकुमार्य, उदारता, अर्थवृत्ति, कांति, ये सारे 10 हमारे जो गुण हैं और ये 10 गुण शब्द में भी हैं और अर्थ में, तो 20 हो गए इस प्रकार शब्दगत और 10 अर्थगत। अब वामन की रीत अवधारणा के आधार पर यदि हम विचार करें, वामन की रीति धारणा के हम निम्नलिखित प्रमुख तत्वों की चर्चा कर सकते हैं। वो ये है, पहला कि गुणों से रीति की रचना होती है। गुण काव्य में सौंदर्य की सृष्टि करने वाले तत्व हैं। सौंदर्य के तत्व अर्थात गुणों का आश्रित पदों की रचना रीति है। यह रीति काव्य की आत्मा है। इस प्रकार उन्होंने रीति को काव्य की आत्मा प्रतिपादित किया। इस प्रकार रीति के स्वरूप को समझने के लिए वामन के गुण धारणा को भी समझना आवश्यक है। वामन ने 3 रीति मानी थी, सात्वेधा, वैदर्भी, गौड़ीय, पंचाली चेति, अर्थात वैदर्भी रीति। अब उनका मानना है कि वैदर्भी रीति में सभी गुण रहते हैं। दूसरा गौड़ी रीति, गौड़ी रीति में केवल 2 गुणों की चर्चा उन्होंने की है, 2 गुण रहते हैं, ओज और कांति। पांचाली रीत, पांचाली में भी केवल 2 ही गुण, माधुर्य और सुकुमार रहते हैं। उनका मानना है कि इन तीनों रीतियों के भीतर काव्य इस प्रकार समाविष्ट हो जाता है जिस प्रकार रेखाओं के भीतर चित्र। एतासु त्रिषु रीतेषु रेखा सुतं
चित्रं काव्यं प्रतिष्ठित मिति। वामन ने वैदर्भी रीति को सर्वश्रेष्ठ माना है, क्योंकि इसमें सभी 20 गुण विद्यमान है, इसीलिए वे रीत को काव्य की आत्मा भी स्वीकार करते हैं। आइए थोड़ा समझते हैं वैदर्भी रीति। इसका एक अन्य नाम ललिता भी है। मम्मट ने इसे उपनागरिका कहा है। मैंने पहले भी कहा कि विभिन्न रीतियों की चर्चा होती रही है विभिन्न नामों से, तो मम्मट ने इसे उपनागरिका कहा है। इस रीत में सुकोमल एवं सुकुमार अर्थात श्रुति मधुर और संगीतात्मक वर्णों का प्रयोग किया जाता है। और फिर वैदर्भी रीति में संयुक्ताक्षरों का अभाव पाया जाता है। इसमें टवर्गीय वर्णों विशेषतः महाप्राण वर्णों ठो ढो आदि का अभाव पाया जाता है। इस रीत में सामासिक पदों का भी पूर्ण अभाव पाया जाता है। ये सब वैदर्भी रीति के बारे में कहा। यह रीत श्रृंगार, हास्य, करुण इत्यादि रसों की रचना के लिए उपयुक्त मानी जाती है। वैदर्भी रीति के संबंध में आचार्य विश्वनाथ का कथन है कि माधुर्य व्यंजक वर्णे रचना ललितात्मका अवृत्तिल्य वृत्तिया वैदर्भी रीति ऋष्यते। अर्थात माधुर्य व्यंजक वर्णों से युक्त समास रहित ललित पद रचना को वैदर्भी रीति कहते हैं। वैदर्भी रीति का एक उदाहरण आप यहाँ देख सकते हैं कि राम को रूप निहारत जानकी कंकन के नग की परिछाही याते सवे सुधि मूल गई कर टेक रही पल टारत नाही। प्रस्तुत पद में संयुक्ताक्षरों एवं समासिक पदों का तो पूर्ण अभाव हम देखते हैं। टवर्गीय वर्णों के अंतर्गत केवल 2 जगह अल्प प्राण टौ वर्ण का प्रयोग हुआ है। इसकी पद रचना सुकोमल है, अतएव यहाँ वैदर्भी रीति है। दूसरा गौरी रीति। अब गौरी रीति को पुरुषा भी कहते हैं। इस रीति में कठोर वर्णों का अधिक प्रयोग किया जाता है। ठीक उल्टा है, इस रीति में सामासिक पदों एवं संयुक्त वर्णों का अधिक प्रयोग किया जाता है। टवर्गीय महाप्राण ध्वनियों का अधिक प्रयोग किया जाता है। उसमें कम था नहीं था, इसमें अधिक प्रयोग किया जाता है। यह रीत वीर, रौद्र, भयानक, विभत्स आदि रसों की रचना के लिए अधिक उपयुक्त मानी जाती है। निश्चित रूप से जहाँ इस तरह के शब्द होंगे वहाँ पर वीर रस, रौद्र रस, भयानक रस आदि का समुचित हम वर्णन कर सकते हैं। उसका प्रभाव वहाँ बढ़ के सामने आएगा। आचार्य दंडी ने इस रीति में ओज व कांति गुणों की प्रधानता मानी है, जबकि आचार्य मम्मट इसके ओज गुण की प्रधानता मात्र मानते हैं। प्रारंभ में गौड़ प्रदेश के कवियों के द्वारा अधिक प्रयुक्त किए जाने के कारण इसका नाम गौरी रीति पड़ा। आचार्य मम्मट ने इसे परिभाषित करते हुए कहा है, ओजः प्रकाश कैस्तु पुरुषा। पुरुषा मैंने कहा था, पुरुषा भी कहते हैं गौरी रीति को, अर्थात जहाँ ओज गुण का प्रकाश होता है वहाँ पुरुषा रीति होती है। गौरी रीति का एक उदाहरण देखिए। प्रसाद की इन पंक्तियों को हम ले सकते हैं। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो प्रशस्त पुण्य पंथ हैं बढ़े चलो बढ़े चलो। अब तो प्रार्थना महाविद्यालयों में नहीं होता है, हमारे महाविद्यालय में यही हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारत प्रार्थना के रूप में हम लोग सवेरे गाया करते थे। इस पद में अनेक संयुक्ताक्षरों का प्रयोग हुआ है। हिमाद्री, स्वयं प्रभा, समुज्ज्वला, अमर्त्य जैसे अनेक सामासिक पदों का प्रयोग हुआ है। दृढ़ बढ़े जैसे पदों में टवर्गीय महाप्राण ध्वनियों का हुआ है, अतएव यह गौरी रीति मानी जाती है। आइए अब पंचाली रीति के बारे में जानते हैं। पंचाली रीति के संबंध में कहा गया है, ये यदि हम देखें तो बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद आज जो हो गया है वहाँ पंचाल प्रदेश में था। तो माधुर्य सुकुमारियो प्रपन्ना पंचाली, अर्थात पंचाली में मधुरता और सुकुमारता की प्रधानता हो। समस्त पंचश पदो बंध पंचालिका मता, ये विश्वनाथ ने कहा है। यह रीति वैदर्भी एवं गौड़ी दोनों के बीच की रीति मानी जाती है।
इसमें संयुक्ताक्षरों, समासिक पदों एवं टवर्गीय वर्णों का भी कुछ मात्रा में प्रयोग किया जा सकता है। यह रीति वैदर्भी की तरह श्रृंगार, हास्य, करुण आदि रसों की रचना के लिए उपयुक्त हम मानते हैं। आचार्य दंडी इस रीत में प्रसाद व माधुर्य गुणों की प्रधानता मानते हैं, जबकि मम्मट इसमें केवल प्रसाद गुण की प्रधानता मानते हैं। प्रारंभ में पंचाल प्रदेश के कवियों के द्वारा अधिक प्रयोग लाए जाने में इस पद्धति को, इस शैली को कारण से पंचाली रीति कहते हैं। उदाहरण यदि हम देखें तो या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पुर तो तजिडारों, आठों सिद्ध नवों निधि को सुख नंद की गाय चराए बिसारों, अखानी कबों इन आखनिते ब्रज के बन बाग तरांग निहारों, अकोटिक हुए कल धौत के धाम करीले की कुंजन ऊपर वार। तो इस प्रकार इसमें आप देखें प्रस्तुत पद में सामासिक पदों का तो पूर्ण अभाव है, पर कुछ स्थलों पर टवर्गीय वर्णों एवं संयुक्ताक्षरों का प्रयोग हुआ है। अतएव यहाँ पंचाली रीति मानी जाएगी। इस प्रकार काव्य में रीति का एक महत्व भी संपूर्ण सौंदर्य प्रभाव सृजन के साधन के रूप में ही हुआ है, उसी रूप में माना गया है। शब्द अर्थ की रचना की सुंदरता के कारण रीति के काव्य रूप या पाश्चात्य साहित्य में भी हम फॉर्म की धारणा को निकट के पहुंच जाती है कि जो रचना की जो पद्धति है, फॉर्म ऑफ राइटिंग, तो पाश्चात्य साहित्य के फॉर्म की धारणा के इस प्रकार यह निकट पहुंची है। कुछ विद्वानों का मत है कि रीति को काव्य सौंदर्य का साधन माना जा सकता है, किंतु काव्य की आत्मा नहीं। इससे काव्य में रीति की महत्ता कम नहीं हो जाती। हिंदी में रीति का पर्याय विवेचन करने से है, उनमें किसी भी प्रकार की मौलिकता दृष्टिगोचर नहीं होती। हिंदी साहित्य का रीतिकाल इसी कारण रीत संप्रदाय का बोधक न होकर काव्य रचना की एक विशेष परिपाटी का बोधक बन गया है। यह आवश्यक है स्पष्ट कर देना। रीत संप्रदाय से हिंदी के रीतिकाल को उसमें संशय नहीं होना चाहिए। इसलिए डॉक्टर नागेंद्र ने रीति या रीति शास्त्र की परिभाषा देते हुए वे कहते हैं, हिंदी में रीति का प्रयोग साधारणतः लक्षण ग्रंथों के लिए होता है। जिन ग्रंथों में काव्य के विभिन्न अंगों का लक्षण उदाहरण सहित विवेचन होता है उसे रीति ग्रंथ कहते हैं, और जिस वैज्ञानिक पद्धति पर, जिस विधान के अनुसार यह विवेचन होता है उसे रीति शास्त्र कहते हैं। नागेंद्र ग्रंथावली में इसका उल्लेख है। जो भी हो, मेरे गुरुदेव डॉक्टर शोभाकांत मिश्र जी के अनुसार आज की पाश्चात्य साहित्य में शैली वैज्ञानिक समीक्षक काव्य की शैली रचना को जो महत्व दे रहे हैं, उस संदर्भ में इस प्राचीन रीतिवादी समीक्षा के मूल्य को समझा जा सकता है। आत्मा न भी हो, बहुत प्रचलित नहीं हो सका, किंतु तब भी रीति का महत्व साहित्य के रचना में अमूल्य है, और इसका यह एक बहुत बड़ा धरोहर भारतीय काव्य चिंतन के लिए है। आज इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे फिर हम लोग काव्य के अन्य संप्रदायों पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।